चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रैक्टिस करते हैं। अगेन बेटा सवाल जो है वो थोड़े बढ़िया ही चूज़ किए गए हैं, है ना। और आप भी कोशिश कीजिए कि जितने ज़्यादा सवाल आप करंट इलेक्ट्रिसिटी कर सकें उतने आप करें। और ख़ास तौर से जैसे बच्चे काफ़ी दिनों से पूछते रहते हैं कि सर रिवीजन में क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो मैं कहूँगा कि यार ना एक प्रायोरिटी लिस्ट बना लीजिए। जैसे अगर मुझे प्रायोरिटी लिस्ट अगर बनानी होती ना तो मैं तो सबसे ऊपर ही ऊपर है ना जो भी अपना चैम्प का जो मटेरियल है, जो चैम्प की डीपीज है उसे कंसिडर करता। नंबर 2 पर फिर जब ये खत्म हो जाता वैसे ही पीवाईक्यू करता। और पीवाईक्यू खास तौर से मैं 19 से लेकर 21 2019 से लेकर 2021 वाले पीवाईक्यू तो ज़रूर करता। ये आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर करके जाएं। ठीक है बच्चों, ये 2 चीज़ें तो एटलीस्ट करनी है। पहली प्रायोरिटी इसे रख लेना, दूसरी प्रायोरिटी ऐसे। प्रायोरिटी मतलब ऐसे सीक्वेंस वाइज, पहले ये कर लेना फिर ये, क्योंकि ये चैप्टर वाइज है तो इसलिए करनी आसान है। सारे के सारे चैप्टर वाइज की डीपीज हो गई तो ऑब्वियस बात है कि पीवाईक्यूज तो मिक्स्ड है, तो बाद में कर लेगा। एनीवेज चलो बच्चों सवाल पे आते हैं। ऐसे बेटा बिल्कुल एकदम डेफिनेशन बेस्ड सवाल है। सॉलिड कंडक्टर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा यहाँ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्रॉस सेक्शनल एरिया लगातार इस तरह से बढ़े जा रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ करंट है ऐसे। करंट भी 20 एम्पियर दे रखा है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मुझसे पूछा कहाँ पर करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। बेटा करंट डेंसिटी होती है ऑफ कोर्स, करंट डेंसिटी होती है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक तार में यहाँ करंट और यहाँ करंट की वैल्यू सेम होगी। दोनों जगह करंट की वैल्यू अगर सेम होगी तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, इसलिए यहाँ पर करंट डेंसिटी ज़्यादा होगी। यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो बेटा यहाँ पर करंट डेंसिटी कम होगी। तो करंट डेंसिटी ए पॉइंट पर ज़्यादा है और बी पॉइंट पे कम है। मैं एक बात बोलूँगा बेटा, करंट डेंसिटी I अपॉन ए है, दैट इज N इंटू ई इंटू वी डी। मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो मेटल की प्रॉपर्टी है। मेटल तो यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है, तो N दोनों जगह सेम रहेगा। E बड़ा ऑफ कोर्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 वो भी सेम रहेगा। VD अलग अलग होगा। मैं बड़े आराम से बोल सकता हूँ कि A पर करंट डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब A वाले पॉइंट पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी और B वाले पॉइंट पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी। ये वाला सवाल भी पूछ सकते हैं। हालांकि सवाल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछ नहीं रखी थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं बता देता हूँ। ठीक है, समझ गए इस बात को। आगे चलते हैं। तो सारा काम बेटा ऐसे फॉर्मूले से ही बड़े आराम से बन जाता है। आगे चलिए बच्चों, अगला सवाल बेटा ऐसे ही बेसिक करंट की डेफिनेशन पे ही सवाल है। बेटा किसी तार में से करंट जा रहा है और करंट कांस्टेंट नहीं है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। करंट इज गिवन एज I इज इक्वल्स टू 1 + 3 टाइम्स टी स्क्वायर। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे लगातार करंट भी बीतेगा। अब मुझसे पूछा है कितना चार्ज फ्लो होगा 0 से लेकर 1 सेकेंड तक। वी नो इट वेरी वेल कि करंट इज बेसिकली dq/dt। dt को ऊपर ले जाओ, मेरे पास आ गया dq इज इक्वल्स टू 1 + 3t स्क्वायर इंटू dt। छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर इतना सा चार्ज फ्लो होगा। सर मुझे तो पूरे के पूरे 0 से लेकर 1 सेकेंड तक, 0 से लेकर 1 सेकेंड तक कितना चार्ज फ्लो होगा वो निकालना है। थोड़ा इंटीग्रेट कर लो। 1 इंटू डी टी का इंटीग्रेशन आएगा t, 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा t³। बेटा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक रखना बेटा। 1 रखा, 1 + 1 की पावर 3 -0 - 0 की पावर 3 बेटा दैट कम्स आउट बाई 2 कूलम। कुल मिलाकर कितना चार्ज फ्लो करेगा, 2 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। ये रहा बेटा आपका आंसर। ठीक है, एक बात को और याद रखना, अगर मान लो कि कल को करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम ना दे रखा हो, बल्कि करंट और टाइम के बीच का ग्राफ बना रखा हो, तो उस केस में चार्ज जो है वो आपका बेटा एरिया इंटर द कर्व आ जाएगा। ये जो करंट और टाइम है ना, इसके बीच का जो एरिया है वो आपको चार्ज फ्लो बता देगा। ठीक है, मैंने आपको थ्योरी में भी लिखा रखा है, वो एक ही बात है। तो सवाल कोई सा ही पूछ सकते हैं इनमें से। आगे चलते हैं बेटा,
अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल। जैसे ना कई बच्चों को ना ग्राफ में दिक्कत होती है ना, मतलब कुछ भी पूछ लो उनसे ना, बस अगर ग्राफ की फॉर्म में पूछ लिया तो वो बिल्कुल एकदम डर से जाते हैं कि पता नहीं क्या ही पूछ लिया। हाँ, तो ग्राफ से दोस्ती करनी चाहिए यार। तुम अगर इंजीनियर बनने वाले हो तो ऑब्वियस बात है कि ग्राफ तो एक बहुत ही बेसिक चीज़ है ना, तो ग्राफ से दोस्ती होनी चाहिए। अब आगे जाकर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के तुम सीईओ वीओ बनोगे तब भी वहाँ पर तो ग्राफ और चार्ट से तो होंगे, और क्या होंगे, है ना, सारा सब कुछ डेटा ही तो है। चलिए, किसी रजिस्टर में से बड़ा चार्ज फ्लो हो रहा है, और चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मुझे दे रखा है। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, रेजिस्टेंस है उसमें से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वो बेटा मुझे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। ठीक है बच्चा, मुझसे पूछा है कि हीट जनरेटेड इफ एच रिप्रेजेंट्स हीट जनरेटेड इन द रजिस्टर एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी तक कितनी हीट जनरेट होगी, उसका टाइम के साथ ग्राफ कैसा आएगा। देखो यार, सीधी सी बात है, पहले करंट निकालना पड़ेगा। करंट मैं जानता हूं कि करंट होता है बेसिकली डी क्यू बाई डी टी। चार्ज और टाइम के बीच जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो ऑब्वियस बात है कि उसका स्लोप तो कांस्टेंट है। स्लोप कांस्टेंट है, अरे डी क्यू बाई डी टी पे तो क्या होता है, स्लोप। चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ में डी क्यू बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप। स्लोप है कांस्टेंट, मतलब इसका मतलब ये कि आपका जो करंट है वो है कांस्टेंट। पावर का फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि आई स्क्वायर इंटू आर। बेटा रेजिस्टेंस अगर आपके पास आर है, रेजिस्टेंस अगर आपके पास आर है तो पावर आएगा आपके पास आई स्क्वायर इंटू आर। हीट आपके पास आएगी ऑफ कोर्स पावर इंटू टाइम। कोई इंटीग्रेट वगैरह करने की जरूरत नहीं है बिकॉज पावर आपका कांस्टेंट है। तो हीट इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इंटू टाइम। हीट इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इंटू टाइम। Heat is equals to some constant into time. It means that कि it's an equation of straight line passing through origin. तो हीट और टाइम के बीच में बड़ा ग्राफ कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। लगा देना स्ट्रेट लाइन। आंसर मस्ट बी सी। पूरे रास्ते स्लोप कांस्टेंट तो पूरे रास्ते करंट कांस्टेंट। करंट कांस्टेंट तो ऑब्वियस बात है कि आपका पावर कांस्टेंट। पावर कांस्टेंट तो हीट सीधा लिख सकते हो पावर इंटू टाइम। पावर तो कांस्टेंट था तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एक ही ऑप्शन ऐसा है, मतलब कौन सा, सी। आगे चलिए बच्चों, अच्छा सवाल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा सवाल। इस तरह के सवाल थोड़ा अपन से बनने चाहिए यार। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनते हैं तो मैं ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ऐसे 4-5 सवाल तो जरूर करें। करते कैसे वो मैं इस सवाल के थ्रू सिखा भी दूंगा, मैंने एक्चुअली में सिखा भी रखे, बट अगर वो बच्चा भूल गया हो तो बेटा वापस से देख लेना। लेकिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा ठीक है, देख के जाना। मुझे ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है। मेरे समझदार बच्चों को पता है कि ये सवाल जेईई मेन के लेवल का अगर है तो इसमें या तो सीरीज होगा या पैरेलल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा विड्थ हो सकता है, और कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए कोशिश करते हैं बेटा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। चलो बच्चों, बीच में रेजिस्टेंस आ गया। ये वाले पॉइंट को मैं एक बार के लिए सी बोल देता हूं। ये बड़ा सेम तार सेम तार सेम तार सेम तार, मैं इस पॉइंट को भी सी बोलता हूं। सर इसको सी बोला तो इसको सी क्यों बोला, क्योंकि बड़ा बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस नहीं है तो भले ही करंट हो, पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो आएगा। तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का वही पोटेंशियल इस पॉइंट का, तो मैं इस पॉइंट को सी बोल दिया। ठीक है, इसी तरह से मैंने इस पॉइंट को डी बोल दिया। ये बड़ा शॉर्ट वायर, तो जो पोटेंशियल यहां का वही पोटेंशियल यहां का, मैं इस पॉइंट को डी बोल देता हूं। चलो एक काम करते हैं, वापस से रीड्रॉ करते हैं, डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं। मुझे कौन से दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस निकालना है, ए के और बी के बीच में। इन दोनों को ऐसे दूर दूर दिखा दो। यहां कहीं बेटा मेरे पास एक सी है, यहां कहीं बेटा मेरे पास डी है। आराम आराम से, ओ सॉरी, बी के पास सी, उल्टा कर दो। सी इधर दिखा देना, डी इधर दिखा देना, क्योंकि बेटा बी किससे जुड़ा है, सी से, तो मैं इसके नजदीक लिख देता हूं। बी और सी के बीच में 15 ओम का रेजिस्टेंस है। बी और सी के बीच में 15 ओम का रेजिस्टेंस है, हो गया बेटा। तो सी और डी के बीच में 25 ओम का रेजिस्टेंस है बेटा, 10 और 15 25। सी और डी के बीच में 25 ओम का रेजिस्टेंस है बेटा। ऐसे कर देता हूं, जैसे कंसिडर कर लिया इसको।
फिर से सी और डी के बीच में 50 ओम का रेजिस्टेंस है। ये रहा डी, ये रहा सी, 50 ओम का रेजिस्टेंस है। तो सी और डी के बीच में 50 ओम का रेजिस्टेंस है। आगे चलो बेटा, फिर से सी और डी के बीच में 50 ओम का रेजिस्टेंस है। डी और ए के बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस। मेरे ख्याल से तो सीरीज पैरेलल में काम बन गया बेटा। ये तीनों आपस में कैसे हैं? पैरेलल। तो इन तीनों का आर इक्विवेलेंट आएगा 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/50 प्लस 1/20 प्लस 1/50। 50 बेटा आपका एलसीएम आ गया, दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 1। तो इसका आर इक्विवेलेंट आ गया बेटा मेरे पास 50 डिवाइड बाई 4 बेटा कितना? 12.5। इन तीनों रेजिस्टेंस को तुम 12.5 से रिप्लेस कर सकते हो। तो मेरे पास ये तो रहा ए, ये रहा बी, ये है 10, ये है 12.5 और ये है 15। ये तीनों आपस में कैसे हैं? सीरीज में। तो आप कह सकते हो कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 15 और 10 25, 25 और 12.5 बड़ा कितना? 37.5। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन 37.5, ऑफ कोर्स द ऑप्शन इज सी। ठीक है बच्चों, समझ गए? आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज एक और सवाल। अच्छा सवाल है बेटा। ऐसे ही एक दो टर्म से दोस्ती कराने के लिए भी ये सवाल अच्छा है। सबसे पहले ये स्फेरिकल शेल है बेटा, ये आपके पास एक स्फेरिकल शेल है ऐसे, कम थिकनेस का ही है। ज्यादा थिकनेस का होता तो बड़ा हो सकता है कि इंटीग्रेट वगैरह भी करना पड़ता, कम थिकनेस का ही है। इसकी कंडक्टिविटी ये दे रखी है बेटा, कंडक्टिविटी सिग्मा होती है और याद करो रेजिस्टिविटी जो है ना उसकी जस्ट उल्टी होती है, इनवर्स होती है। ठीक है, इसकी थिकनेस मुझे दे रखी है, ये जो थिकनेस है ये मुझे दे रखी है। ठीक है, 2 मिलीमीटर है, बहुत कम है। रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इन द अरेंजमेंट इट्स इनसाइड सरफेस इज लेफ्ट एट केप्ट एट लोअर पोटेंशियल देन इट्स आउटसाइड। मतलब बेटा बाहर हायर पोटेंशियल है, अंदर लोअर पोटेंशियल है। तो करंट ऐसे आएगा बाहर से अंदर, बाहर से। और रेजिस्टेंस पूछा है कितना होगा, निकाल लेंगे रेजिस्टेंस कितना होगा, कोई बहुत बड़ा टास्क तो ये है नहीं। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीधा लगा सकते हैं बेटा, रो एल अपॉन ए। रो मतलब रेजिस्टिविटी। ये जो मीडियम है इसकी रेजिस्टिविटी कितनी होगी बेटा? इसकी रेजिस्टिविटी होगी पाई अपॉन 10⁻⁹। कोई दिक्कत तो नहीं। कंडक्टिविटी 10⁻⁹ अपॉन पाई है, तो रेजिस्टिविटी बेटा पाई अपॉन 10⁻⁹ इंटू एल। जिस तरफ करंट जा रहा है, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ थिकनेस कितनी है? जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ थिकनेस है 2 मिलीमीटर, तो 2 × 10⁻³ अपॉन एरिया। जिस तरफ करंट जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, करंट जा रहा है बेटा ऐसे रेडियली इनवर्स, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया कितना है? 4πr²। अब यहां भी मैं एरिया 4πr² मान सकता हूं, यहां भी मैं एरिया 4πr² मान सकता हूं। तो वो ऐसे चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि थिकनेस बहुत ही छोटी है। तो सीधा लिख दो कि हाँ भाई ये सारा जो एरिया है ये ये सारा जो करंट है ये 4πr² एरिया पर फैला हुआ है। तो 4π रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर हो गया। 0.1 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया? 10⁻²। पाई से पाई निपटा, ये बड़ा ऊपर आ गया 0.5। ठीक है, ये मेरे पास आ गया 0.5 इंटू ये 10⁻⁻1 और ये 10⁻⁻10। बेटा 5 इंटू 10⁻⁻11 आंसर आना चाहिए। 5 इंटू 10⁻⁻11, देयर मस्ट बी सम ऑप्शन। यस 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 यस, ये लो बेटा। इसी की थिकनेस बेटा अगर ज़्यादा होती ना फिर मुझे इंटीग्रेट भी करना पड़ता, क्योंकि फिर मैं ये बोलता कि यहाँ पर एरिया, यहाँ पर एरिया, यहाँ पर एरिया, हर जगह एरिया बराबर नहीं है। ठीक, यहाँ पर हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, जस्ट बिकॉज कि थिकनेस बहुत ही कम थी। और जेईई में तो आप मान के चलें कि ना ये इंटीग्रेशन वाला सवाल तो ऑब्वियस बात है कि नहीं आएगा। फिर भी वो भी मैंने आपको बड़ा क्लास के अंदर, एक्चुअल क्लास के अंदर सब बता रखा। आगे चलिए बच्चों, अच्छा सवाल अगेन है, थोड़ा थ्योरी बेस्ड है ना, जो हमने थ्योरी पढ़ रखी है उसी के बेसिस पे सवाल है, बट सॉल्व तो आप इसे करना ही पड़ेगा।
ए वेरिएबल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस ए नॉन आइडियल मतलब बेटा ऐसा सेल जिसके पास कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ एंड कांस्टेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छी बात है बेटा, हमारे पास एक बैटरी है जिसका ईएमएफ फिक्स है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी फिक्स है, ठीक है, और उसके साथ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा रखा है। ये रेजिस्टेंस बेटा मैं वेरी कर सकता हूँ, ये वाला रेजिस्टेंस मैं वेरी कर सकता हूँ। इनिशियल वैल्यू ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस इज आर, बेटा इसकी इनिशियल वैल्यू आर थी। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस हैज बीन मेड n टाइम्स। इस रेजिस्टेंस को, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको मैंने n टाइम्स कर दिया। ईएमएफ वही है, इंटरनल रेजिस्टेंस वही है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको तुमने r की बजाय n टाइम्स r कर दिया, ठीक है। सरप्राइजिंगली, ओ अच्छा, द न्यू वैल्यू ऑफ पावर डिसिपेटेड इन वेरिएबल रेजिस्टेंस इज स्टिल द सेम एज इनिशियल वैल्यू। पहले जितना पावर डिसिपेट हो रहा था उतना ही पावर अब भी डिसिपेट हो रहा है। तो मुझसे पूछा है कि बताओ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कितना होगा, कर लेंगे। पहले कितना करंट था, पहले करंट था ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों सीरीज में है, तो R प्लस R, ये तो करंट है। इसमें से पावर कितना होगा, इसमें से पावर होगा करंट का तो स्क्वायर टाइम्स ये रेजिस्टेंस। इट शुड बी इक्वल टू, इसमें कितना पावर है, पावर इस एन आर में से कितना पावर डिसिपेट हो रहा है, कितना पावर होगा, पहले करंट निकाल लेते हैं। करंट आएगा ईएमएफ डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, ये एन आर और ये स्मॉल आर दोनों सीरीज में है, तो करंट की वैल्यू तो आ गई है एन आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये तो करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसका रेजिस्टेंस, बेटा इसका रेजिस्टेंस इज ऑफ कोर्स एन आर। ये वाला पावर और ये वाला पावर बेटा मुझे सेम दे रखा है। अगर बेटा ये वाला पावर और ये वाला पावर अगर सेम दे रखा है तो बराबर कर दो, कर दिया बेटा बराबर। बराबर करते ही ई स्क्वायर गायब, आर से बड़ा आपका आर गायब, और मेरे पास बड़ा इक्वेशन आ गई है 1 अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ये है ना। हाँ बेटा, जब दोनों साइड्स को स्क्वायर किया तो मेरे पास आ गया एन टाइम्स आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर इंटू आर। इट शुड बी इक्वल टू, इसका स्क्वायर किया तो एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एन आर आर। बेटा ये 2 एन आर आर तो कैंसिल हो गया और मेरे पास आ गया एन टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एन टाइम्स स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इससे मेरे पास आ गया एन माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस एन इंटू आर स्क्वायर। इट कैन रिटन एज एन इंटू एन माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर। ये बड़ा एन माइनस वन क्या हो गया, कैंसिल, और हमारे पास आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन टाइम्स आर स्क्वायर। बड़ा आर की वैल्यू आ गई रूट ऑफ एन टाइम्स ऑफ आर। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। हाँ बेटा, ऑप्शन इज बी। ठीक है, आगे चले, अगला सवाल कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट इज अगेन बेटा अच्छा सवाल है और फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अगर फॉर्मूले से सवाल नहीं करोगे तो सवाल थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा बड़ा, फिर हो सकता है कि आपको KCL KVL वगैरह भी लगाना पड़ जाए। फॉर्मूला लगाओगे तो थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। फॉर्मूला मैं सिखा चुका हूँ आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के अंदर। मुझसे पूछा है कि 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें से कितना करंट होगा। बेटा 3 बैटरीज लगा रखी है, 3 ये रेजिस्टेंस है और ये सब के सब आपस में पैरेलल है। इन तीनों बैटरीज को मैं एक इकलौती बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूँ। अगर ये बैटरी पैरेलल में है तो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं तुम्हें सिखा रखा है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 डिवाइडेड बाई
1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बड़ा ऊपर तो 5 आ गया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, बड़ा कितना आ गया 3। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ तो मेरे पास आ गया 5/3 वोल्ट्स। ये तीनों रेजिस्टेंस का आर इक्विवेलेंट अगर निकालना हो तो बड़ा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो आर इक्विवेलेंट बड़ा मेरे पास आ गया 1/3। तो इन तीनों सेल को मैं एक इकलौते सेल से रिप्लेस कर सकता हूँ जिस सेल का ईएमएफ होगा 5/3 और उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 1/3 ओम। ठीक है, और ये बड़ा आपका 10 ओम लगा हुआ है। मुझसे पूछा कि 10 ओम में से कितना करंट होगा, तो कोई खास केसीएल केवीएल लगाने की जरूरत नहीं, सीधा ही बोल दो कि करंट होगा, ईएमएफ है 5/3 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये 10 और 1/3 ये दोनों बड़ा ऑफ कोर्स आपस में सीरीज में, दैट इज 5/3। 10 प्लस 1/3 आई थिंक बड़ा कितना 31/3। 3 से बड़ा 3 क्या हो गया कैंसिल, बड़ा 5/31 एम्पियर मस्ट बी द आंसर। ये बड़ा आपका आंसर है। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। नेक्स्ट इज अगेन बड़ा बढ़िया सवाल, सिंपल केवीएल का ही सवाल है ना, बेसिक काइंड ऑफ क्वेश्चन है। केवीएल किसी को आता हो थोड़ा बन ही जाएगा उससे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट फॉर द सर्किट शोन, द करंट इन ईच ब्रांच और इंडिकेटेड। बड़ा करंट यहाँ पर I1 बता रखा है, यहाँ I2 बता रखा है और यहाँ I3 बता रखा है। तो कौन सी इक्वेशन सही है चेक कर लेते हैं। बड़ा केवीएल लगा दो, मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो बड़ा बन ही जाएगा। जैसे इसमें केवीएल लगा देते हैं एक बार, फिर एक बार इसमें लगा देंगे और फिर जरूरत पड़ेगी तो बाहर वाले में और लगा देंगे। यहाँ से यहाँ आया तो 2 बड़ा रेजिस्टेंस में करंट की तरफ जाऊँगा तो -I1, बड़ा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाओगे तो -4 -2 टाइम्स I2 इज इक्वल्स टू 0। बड़ा आ गया -2 -I1 -2 टाइम्स I2 इज इक्वल्स टू 0। एक बार चेक करना बेटा ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। बेटा ये तो डी ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन। वैसे सिंगल चॉइस क्वेश्चन है इसलिए हमें है ना और कोई करने की जरूरत नहीं पड़ी है ना। वो तो कैसे ऐसा हो गया, ये मत सोचना कि सर को पता था, बड़ा मुझे पता नहीं था, मैंने तो कर लिया है ना। तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन था इसलिए मुझे बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने यहाँ पर केवीएल लगाया और यही वाले इक्वेशन मैच कर गई। तो सिंगल चॉइस क्वेश्चन तो बाकी तो सही हो नहीं सकते। ठीक, अदरवाइज बड़ा एक बार यहाँ लगा लेते, एक बार बाहर वाले में लगाते, कोई ना कोई तो मैच कर ही जाता। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज बड़ा सवाल में थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ा ऐसे अच्छी नहीं लिखी हुई, बट मैं सवाल का अर्थ समझा देता हूँ। मैंने आपको बड़ा थ्योरी के अंदर एक चीज़ समझा रखी है कि अगर आपके पास ये कोई बैटरी है और ये कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसके साथ अगर आपने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा रखा है कैपिटल R, तो इसका जो पावर आउटपुट होगा ये मैक्सिमम तब होगा जब कैपिटल R की जो वैल्यू है वो स्मॉल r के बराबर हो। ठीक है, अब ये जो अरेंजमेंट है इसमें सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग हो रखी है, मतलब सेल्स जो है वो आपस में ऐसे सीरीज में है और फिर ऐसे जो सीरीज है वो आपस में फिर ऐसे पैरेलल में है। तो पूरा ऐसे पूरा एकदम ऐसे पूरा ग्रिड बन रखा है और ये आपके पास कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। खूब सारे सेल सीरीज में फिर आपस में सारे के सारे पैरेलल में। तो मुझे बोल रखा है कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसमें पावर मैक्सिमम चाहिए। अगर आपको इसमें पावर मैक्सिमम चाहिए तो इन सारे के सारे सेल्स का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल लो और सारे के सारे जो सेल्स हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। वो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इन सारे के सारे सेल्स को आपने एक बैटरी से रिप्लेस किया, उसका ईएमएफ आ जाएगा ई इक्विवेलेंट, उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। और मुझे बोला गया है कि इस कैपिटल आर के अंदर मैक्सिमम पावर डिसिपेट होनी चाहिए। मैक्सिमम पावर डिसिपेट तब होगी जब ये पूरे के पूरे इस ग्रिड का, मतलब जो मल्टीपल आर्क है बेटा, इस पूरे के पूरे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगी। तो आप ऐसा कह सकते हो कि पावर मैक्सिमम होने के लिए द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इन ए रो, नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन सेल, नहीं, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल सेल्स, सारे के सारे सेल्स का जो
इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, उसकी वैल्यू और कैपिटल आर की वैल्यू बराबर होगी, तब बेटा उसमें पावर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, आगे चलते हैं बेटा। अच्छा सवाल, इस तरह का सवाल बेटा जेई ने पूछ भी रखा है पहले, सुनिए। ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर, बेटा एक तार है, लंबाई बेटा उसकी एल है, रेजिस्टेंस उसका आर है, इस कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, बेटा मैंने इसको ऐसे 4 इक्वल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, तोड़ दिया। लेंथ 1/4 हो गई है, तो ऑफकोर्स इसकी रेजिस्टेंस r/4, इसकी भी r/4, इसकी भी r/4, इसकी भी r/4। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, विच आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। अब मैंने इन्हीं चारों तारों को 1 2 3 4 इन्हीं चारों तारों को पैरेलल लगा दिया और मुझसे पूछा कि आर इक्विवेलेंट क्या होगा। आर इक्विवेलेंट होगा 1/r1, बेटा इसका रेजिस्टेंस r/4 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। जैसे सॉल्व किया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा आपने चेक कर लिया, कितना आ जाएगा r/16। ठीक है, 4 बार लिख देना बेटा इसको, तो 16/r आ जाएगा। 1/r इक्विवेलेंट इज 16/r, तो r इक्विवेलेंट आ गया r/16। देयर मस्ट बी सम ऑप्शन लाइक दैट। हाँ बेटा, द ऑप्शन इज बी। ठीक है, आसान सा सवाल। आगे चलते हैं। अच्छा, ऐसे ही बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट जो पोटेंशियोमीटर में होता है उसके कॉन्सेप्ट पे एक छोटा सा सवाल है। 2 सेल्स ईएमएफ दे रखी है, E1 बड़ी है और बेटा E2 छोटी है। ठीक है, व्हेन ए पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट x एंड y, बेटा कोई पोटेंशियोमीटर वायर है, उसको बेटा मैंने x और y पॉइंट के बीच में कनेक्ट किया, तो बैलेंसिंग लेंथ जो है वो 300 सेंटीमीटर आई है। अगर 300 सेंटीमीटर अगर बैलेंसिंग लेंथ आई है, तो x और y पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 300 सेंटीमीटर लेंथ पर पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो पोटेंशियोमीटर में बैलेंसिंग का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो तो आपको याद ही है कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां से तक पोटेंशियल डिफरेंस मैच करता है। तो बोल रखा है किसने कि x और y के बीच अगर मैं पोटेंशियोमीटर को बैलेंस करता हूं तो 300 मीटर बैलेंसिंग लेंथ आती है। तो यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस तो E1 है, दिस E1 शुड बी इक्वल टू यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियोमीटर में यहां से तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम बड़े आराम से लिख सकते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू 300 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ। इसी तरीके से जब मैंने x और z के बीच बैलेंस किया, मतलब बेटा मैं इस x इसको बैलेंस नहीं करता हूं, इस z पॉइंट को बैलेंस करता हूं, तो बैलेंसिंग लेंथ मेरे पास कितनी आती है 100 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट फिर से ये कि यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो यहां से तक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो गया। अब यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास आ गया है E1 माइनस E2। क्यों? दोनों सेल सीरीज में है, लेकिन पोलरिटी उल्टी है। पोलरिटी सेम होती तो E1 प्लस E2 लिख देते। इट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू यहां से तक लेंथ। बेटा लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर। ये लो बेटा, दोनों कॉन्सेप्ट हो गए। पोटेंशियोमीटर में बैलेंसिंग वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया है ना, और पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ से पोटेंशियल आता है वो भी आ गया। और बैटरी जो होती है उनकी पोलरिटी अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुई तो सीरीज में बेटा माइनस हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में होगी तो ऐड हो जाएगी। ये तीनों कॉन्सेप्ट बड़े आराम से हो गए। अब थोड़ा सिर्फ E2/E1 पूछा है, निकालना बेटा E2/E1। मेरे पास आ गया है E1 माइनस E2/E1 इज इक्वल्स टू 1/3। दैट इज 1 माइनस E2/E1 इज इक्वल्स टू 1/3। तो E2/E1 मेरे पास आ गया है 2/3। तो E2/E1 मेरे पास है 2/3। ये आंसर है आपके पास। ठीक है, आगे चलिए बच्चों। नेक्स्ट इज, सुनो बच्चों, पोटेंशियोमीटर दे रखा है ऑफ लेंथ 10 मीटर। बेटा पोटेंशियोमीटर मतलब जो तार है उसके लंबाई बेटा तेरे पास 10 मीटर है और इसका रेजिस्टेंस मेरे पास 10 ओम है। लंबाई 10 मीटर और लेंथ बेटा 10 ओम। इज कनेक्टेड इन सीरीज विद आइडियल सेल ऑफ 2 वोल्ट। बेटा आइडियल सेल लगा रखा है ऐसे, कितने का 2 वोल्ट का। साथ ही साथ एक रियोस्टेट और लगा रखा है। बेटा रियोस्टेट मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जिसका रेजिस्टेंस अपन वेरी कर सकते हैं। कहां से कहां तक वेरी कर सकते हैं? 0 से लेकर 10 ओम्स तक। देन द मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर इज। बेटा ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है ना, इसका मैक्सिमम पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो सकता है? अब देखो करंट कितना आएगा, मैं बेटा इसको एक बार के लिए R मान लेता हूं। ठीक है, करंट आएगा 2 डिवाइड बाई 10 ये है, R ये है, तो 10 प्लस R।
इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? करंट इनटू यहां से तक का रेजिस्टेंस। बड़ा रेजिस्टेंस कितना है? 10। ये वाला पॉइंट अगर ए है, ये वाला पॉइंट अगर बी है, तो बड़ा ये आ गया मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस। कोई दिक्कत नहीं, करंट इनटू बड़ा करंट मल्टीप्लाइड बड़ा रेजिस्टेंस, तो बड़ा ये पोटेंशियल डिफरेंस। दिस पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ। कितनी लेंथ बेटा? 10 मीटर। 10 से 10 बेटा क्या हो गया? कैंसिल। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मेरे पास आ गया 2/10 + r। ये r वेरिएबल है, मुझे ये मैक्सिमम चाहिए तो इसको मिनिमम कर दो। बड़ा मिनिमम कितना हो सकता है? 0। तो आई थिंक बेटा मेरे पास आंसर आ गया 0.2। बड़ा सब कुछ SI यूनिट में यूज किया था, तो 0.2 वोल्ट पर मीटर। बी मस्ट बी द आंसर। ठीक है, आगे चलो बच्चों। बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल, और खास तौर से अमीटर के कॉन्सेप्ट को और अच्छा करने का तगड़ा सवाल। सुनना बेटा, अच्छा लगेगा आपको। और किसी ने अमीटर ना पढ़ रखा हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तब भी हो जाएगा। मैं तो वैसे भी लॉजिक से करूंगा, मैं कौन सा का फॉर्मूला से करूंगा। फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 1 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर का IG दे रखा है 1 मिली एम्पियर, मतलब करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे रखा है 1 मिली एम्पियर। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, अप्रोक्सीमेटली पूछा है, सो दैट गैल्वेनोमीटर शोज हाफ स्केल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर अगर हाफ डिफ्लेक्शन दिखाएगा तो ऑफ कोर्स उसमें से करंट जो है वो भी हाफ गुजर रहा होगा, मतलब 0.5 मिली एम्पियर करंट उसमें से गुजर रहा होगा। इट्स ओके, कर देंगे। पूरा करंट आ रहा है 10 एम्पियर। ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम। इसके साथ सीरीज में एक मेरे पास है 10 ओम। तुमने बेटा ये एक शंट लगा रखा है, ऐसे शंट लगा रखा है। यहां से जो करंट गुजर रहा है बेटा वो तेरे पास है 0.5 मिली एम्पियर। मैं नहीं बोल रहा बेटा, सवाल में लिखा हुआ है कि गैल्वेनोमीटर में से जो करंट गुजर रहा है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से आधा डिफ्लेक्शन क्रिएट कर रहा है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन 1 मिली एम्पियर पे क्रिएट हो रहा है, तो उसका आधा डिफ्लेक्शन कितने पे क्रिएट होगा बेटा? 0.5 मिली एम्पियर पे, 0.5 मिली एम्पियर। ठीक है बेटा, बाकी बचा हुआ करंट इसमें से बेटा कितना? 10 एम्पियर माइनस 0.5 मिली एम्पियर। अरे यार, ऐसे कैलकुलेशन पर्पस के लिए 10 ही मान लूं, हालांकि 10 नहीं है, 9.99995 है, बट फिर भी कैलकुलेशन के लिए 10 मान लो। चलो खैर, मुझसे क्या पूछा है? मुझे शंट की वैल्यू पूछी है। अरे वाह, देख रहे हो? चलो, है ना। तो मुझे क्या करना है? मुझे बड़ा इतना काम पता है कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी इक्वल टू यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस होगा करंट 0.5 मिली एम्पियर इंटू यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस मेरे पास 30, 20 इसका 10 इसका, शुड बी इक्वल टू यहां से तक का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से तक पोटेंशियल डिफरेंस 10 एम्पियर इंटू शंट की वैल्यू। शंट मतलब बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू। ये गया और शंट की बड़ा मेरे पास वैल्यू आ गई है 1.5 इंटू 10⁻³ ओम। बड़ा 1.5 मिली ओम। दैट सीम्स ओके टू मी। ये आंसर है। सॉरी, अप्रोक्सीमेटली क्यों है? बट अप्रोक्सीमेटली इसलिए क्योंकि मैंने इसमें 10 ही मान लिया, हालांकि एग्जैक्ट 10 9.9995 है। ठीक है, इतना चलता है ना। सवाल में लिखा भी था उसने कि अप्रोक्सीमेटली, तो वो जब सवाल में कह रखा है कि अप्रोक्सीमेटली निकालो, थोड़ी बहुत तो मैं ऐसे मान ही सकता हूँ। ठीक है, एग्जैक्ट निकालते तो टाइम लगता, और वो ऑप्शन मैच भी नहीं करता। वो 1.5 इंटू 10⁻³ ओम के आसपास आता, फिर भी टिक तो बड़ा 1.5 मिली ओम ही करते ना। चलो बच्चों, नेक्स्ट इज अगेन बढ़िया सवाल, कॉन्सेप्चुअली बढ़िया सवाल। एक गैल्वेनोमीटर इज शोन इन द फिगर रीड्स 3 एम्पियर। अच्छी बात बेटा, गैल्वेनोमीटर में से गुजरने वाला करंट है 3 एम्पियर। वाई द आइडियल वोल्ट मीटर रीड्स 24 वोल्ट। वोल्ट मीटर की रीडिंग है 24 वोल्ट। इसका मतलब अगर यहां का पोटेंशियल 0, यहां का पोटेंशियल 0, तो यहां का पोटेंशियल 24 वोल्ट, तो यहां का पोटेंशियल 24 वोल्ट। ठीक है ना।
गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मुझसे पूछा है, अगर ये आर आपका 7 है, कर लेंगे। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया एक बार के लिए आर जी, इसके साथ सीरीज में ये 7 ओम लगा रखा है, यहां का पोटेंशियल 0 है, यहां का पोटेंशियल 24 है। करंट बड़ा सवाल चीख चीख के बोल रहा है कि 3 एम्पियर है। बोल देना कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू करंट इनटू आर जी प्लस 7। बड़ा नीचे आ गया, 8 मस्ट बी इक्वल टू 7 प्लस आर जी। बड़ा गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस आपके पास वो 1 ओम आ गया। 1 ओम देयर इज ऑप्शन, यस द ऑप्शन इज सी। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे सवाल बड़ा जेमेल के अंदर आपसे पूछेंगे यार, कर देना, ठीक है। कोई मतलब कुछ और चाहिए नहीं अपन को, ऐसा मत सोचना कि गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर उनके सवाल कोई बहुत ही हाई फाई होते हैं। अरे वही सीरीज पैरेलल पोटेंशियल मार्क करो, सबसे लॉजिक से आंसर आता है, ठीक है। 2-4 बेसिक बातें याद करनी होती हैं, फिर सब लॉजिक से आंसर आता है। आगे चलो प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है सवाल में? ए वायर हैज अ लेंथ 2 मीटर एंड रेजिस्टेंस 3 ओम। ओके, वायर जो है उसकी लेंथ 2 मीटर है और उसका रेजिस्टेंस 3 ओम है। इट्स ओके, ऐसे, ठीक है ना। ये रहा वायर, इसकी लेंथ मुझे दे रखी है 2 मीटर, इसका रेजिस्टेंस मुझे दे रखा है 3 ओम। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए वोल्ट पर मीटर में, अगर इसमें से गुजरने वाला करंट 2 एम्पियर है तो कर देंगे, कर देंगे। अगर यहां का पोटेंशियल 0 है तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा मेरे बच्चों? मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I इंटू आर, तो यहां का पोटेंशियल आ गया 6 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है यहां से यहां तक का पोटेंशियल कितना चेंज है डिवाइड बाय यहां से यहां तक की दूरी कितनी है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का हम एक नाम और निकालते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और कुल मिलाकर बड़ा मेरे पास आंसर आ गया 3 वोल्ट पर मीटर। ये बड़ा 3 न्यूटन पर कूलम्ब, एक ही बात है। बड़ा 3 वोल्ट पर मीटर आपका आंसर आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आगे चलिए बच्चों, एक और सवाल। ऐसे लैंग्वेज वाइज सवाल अच्छा है, बाकी तो बड़ा ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर ना। ऐसे लैंग्वेज वाइज सवाल अच्छा है, इस तरह की लैंग्वेज का सवाल जेई में अगर पूछते हैं तो ये मान के चलो थोड़ा टफर साइड का मामला होता है। एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है जिसकी थिकनेस, बेटा थिकनेस जो है वो 2 मिलीमीटर है और सरफेस डायमेंशन 8 इंटू 24 है, ठीक है। बेटा मेरे पास इस तरह की कोई बड़ा शीट है, लंबाई बड़ा उसकी 24 सेंटीमीटर है, लेंथ उसके 8 सेंटीमीटर, सॉरी ये बड़ा लेंथ 24 सेंटीमीटर है, चौड़ाई बड़ा उसकी 8 सेंटीमीटर है और थिकनेस जो है, थिकनेस जो बड़ा वो कितनी है उसकी 2 मिलीमीटर, याद रखना मिलीमीटर। अब क्या किया, इफ द लॉन्ग एजेस आर जॉइंड टू फॉर्म 24 सेंट ट्यूब, ठीक है बेटा। अच्छा, दोनों जो लॉन्ग वाली एज है ना उनको हमने जोड़ दिया ऐसे यूं और ट्यूब बना दी ऐसे। ये लॉन्ग वाली एज और ये वाली लॉन्ग वाली एज दोनों को जोड़ दिया। जैसे ही दोनों को जोड़ दिया ये ऐसी नजर आएगी, ये ऐसी नजर आएगी बेटा। अंदर से तो खाली है बेटा, ये आपकी थिकनेस है, ये थिकनेस बेटा आपके पास कितनी है 2 मिलीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर थी ना, तो ये सरकमफेरेंस भी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। ये जो सरकमफेरेंस है ना 2 पाई आर जो है ये बेटा आपका 8 सेंटीमीटर होगा और ये लेंथ बेटा आपके पास 24 सेंटीमीटर है। बीच से खाली बेटा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली एज और ये वाली एज को ऐसे मिला दिया तो ऐसे होलो सिलेंडर टाइप बन गया। करंट यहां से नहीं जाएगा बेटा, करंट तो यूं जाएगा अगर जाएगा तो, ठीक है। रेजिस्टिविटी बेटा मुझे दे रखी है, मुझे रेजिस्टेंस पूछा माइक्रो ओम में, मतलब 10⁻⁶ में निकाल दूंगा, बड़े आराम से निकाल दूंगा। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, आराम से लिखाना। रो कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁸।
एल, जिस तरफ करंट जा रहा है, जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो 24 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन एरिया। कितने एरिया पर ये करंट फैला हुआ है बेटा, ये वाला करंट फैला हुआ है इस एरिया पर, सर ये एरिया कितना होगा, ये एरिया होगा 2πr इंटू थिकनेस। 2πr तो 8 सेंटीमीटर है, तो 8 इंटू 10⁻⁻2 इंटू थिकनेस, थिकनेस बेटा कितनी है 2 मिलीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻3। भाई ये जो एरिया होगा ये कितना होगा 2πr इंटू बेटा थिकनेस। बड़ा देखना ये ऊपर गया तो ये आ गया 10⁻⁻5, 2 से बड़ा ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया 0.8, तो मेरे पास ये आ गया है बड़ा कितना 2.4 इंटू 10⁻⁻5 ohms, या फिर बड़ा दैट इज इक्वल्स टू 24 इंटू 10⁻⁻6 ohms, या फिर बड़ा 24 माइक्रो ओम। माइक्रो ओम में तो आंसर पूछा है, तो बोल देना बेटा इसका आंसर क्या आएगा 24 आएगा। क्या आंसर आ जाएगा बेटा 24 आपका आंसर आएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अच्छा सा कॉन्सेप्ट, हालांकि बेटा एक कॉन्सेप्ट सब बच्चों को याद रहता है, बट फिर भी चलो देख लेते हैं बेटा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी, बेटा 6 वोल्ट की बैटरी है ऐसे, is 7.2 volts when it is being charged by current। इसको चार्ज कर रहे हो, चार्ज करने का मतलब है कि करंट हायर पोटेंशियल से आएगा लोअर पोटेंशियल से जाएगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस मुझसे पूछा है, कर देंगे बेटा। जब भी आप कभी इस तरह से बैटरी को चार्ज करते हो उस टाइम पर इसके जो टर्मिनल्स होते हैं, इसके जो टर्मिनल्स होते हैं इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो आता है E+IR, और जब भी बैटरी डिस्चार्ज हो रही होती है, सोर्स की तरह काम कर रही होती है, उस टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस आता है E-IR। अब बेटा ये चार्ज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस E+IR, और ऑफ कोर्स बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस जो है 7.2 वोल्ट दे रखा है और EMF बड़ा आपका 6 दे रखा है, ठीक है। और मुझसे क्या पूछ रखा है, R पूछ रखा है, निकाल लो। दो बात याद करा दी, जब डिस्चार्ज हो रही होगी बैटरी, जब वो सोर्स की तरह काम कर रही होगी, तब बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस E-IR। जब वो लोड की तरह काम कर रही हो और खुद चार्ज हो रही है बेटा, तब पोटेंशियल डिफरेंस E+IR। बड़ा सवाल तो इस कॉन्सेप्ट पे आ ही सकता है। 7.2 बैटरी का EMF कितना है 6 प्लस करंट कितना है बेटा 2 इंटू R, ये उधर गया तो 1.2/2 इज इक्वल्स टू R। बेटा रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है बेटा कितनी 0.6, बेटा कितनी आ गई 0.6। मुझसे 10R की वैल्यू पूछी है बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 6, वो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए। आगे चलो बच्चों, अगेन बैटरी के सीरीज पैरेलल पे सवाल, वैसे फॉर्मूला पे सवाल है, कोई बहुत हाई फाई बात बेटा ऐसी है नहीं। फाइंड द इक्विवेलेंट EMF ऑफ दीज 3 बैटरीज, निकाल लेंगे ये दोनों बैटरी आपस में पैरेलल, फिर इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ सीरीज में। पहले इन दोनों को निपटाते हैं। इनका इक्विवेलेंट EMF आएगा, पैरेलल का फॉर्मूला है E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइड बाई 1/R1 प्लस 1/R2, 4 प्लस 8, ये बेटा नीचे 3 आ जाएगा क्या, ये अपना बेटा नीचे क्या आ गया 1 प्लस 2, बेटा कितना आ गया 3, बेटा ऊपर 12, बेटा EMF कितना आ गया इनका 4 ही आ गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब ये 4 वोल्ट की बैटरी, इसके साथ रेजिस्टेंस, इन दोनों बैटरीज को बड़ा मैं 4 वोल्ट की बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं। 4 वोल्ट ये, 4 वोल्ट भी, क्या ये दोनों सीरीज में है, यस। ये वाला भी करंट इधर भेजना चाह रहा है, ये वाला करंट भी इधर भेजना चाह रहा है, क्या दोनों की पोलरिटी सेम डायरेक्शन में है, यस। पोलरिटी अगर सेम डायरेक्शन में है तो इक्विवेलेंट EMF निकालने के लिए सीरीज में है, इसलिए ऐड कर दो बेटा। जैसे ही ऐड किया आंसर कम्स आउट टू बी
8 volts. बड़ा आंसर comes out to be 8 volts. समझ गए बच्चों? आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज एक और सवाल, बड़ा बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल. एन आइडियल अमीटर. बेटा आइडियल शब्द बोलते ही हो गया. आइडियल अमीटर जो होता है उसका रेजिस्टेंस होता है 0 और आइडियल वोल्टमीटर होता तो उसका रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट. इज कनेक्टेड इन द सर्किट एज शोन. बड़ा मीटर ऐसे लगा रखा है. व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ अमीटर. अमीटर की रीडिंग क्या होगी यार? अमीटर की रीडिंग मतलब अमीटर में से गुजरने वाला करंट कितना होगा निकाल लूंगा. मैं एक बार इस सर्किट को वापस से बना रहा हूं. क्यों बना रहे हो सर? बेटा ऐसे ही मैं ना अमीटर के बजाय ऐसे सिंपल तार लगा देता हूं क्योंकि रेजिस्टेंस उसका 0 है ना, इसलिए मैंने सिंपल तार लगा दिया ऐसे. और ये तेरे पास 2 ओम बेटा यहां पे. ठीक है ठीक है ठीक है. ये कितना है? 6 वोल्ट. ये कितना है? 2 ओम. ये कितना है? 2 ओम. अरे मचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ये 2. ठीक है. ये मेरे पास बड़ा 10 वोल्ट की बैटरी है. ये यूं आती है बिना टच किए यहां पे. तुम तो पोटेंशियल मार्क करना स्टार्ट करो, सब हो जाएगा मेरे ख्याल से. हो जाएगा. हर तार में करंट बता देंगे, हर तार में. यहां का पोटेंशियल मैंने मान लिया 0 तो यहां का पोटेंशियल भी 0. चलते गए चलते गए चलते गए. बैटरी के लोअर एंड से हायर एंड पे जाऊंगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा. कितना बढ़ेगा? 10 वोल्ट. तो यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट. यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट तो यहां का पोटेंशियल 10 वोल्ट. चलते जाओ चलते जाओ बेटा. बैटरी के हायर एंड से लोअर एंड जाओगे तो 6 वोल्ट घटेगा. 10 वोल्ट में से 6 घटाओगे तो बेटा यहाँ का पोटेंशियल 4 वोल्ट. ये वाला रेजिस्टेंस कितना? 2 में क्या? ठीक है बेटा. हमने ना हर रेजिस्टेंस के आजू बाजू पोटेंशियल दिया है. हम तो हर तार में करंट बता सकते हैं. 10 वोल्ट यहाँ, 0 वोल्ट यहाँ. पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10. करंट बेटा रेजिस्टेंस में कहां से कहां आएगा? हायर पोटेंशियल से. लोअर पोटेंशियल कितना? 10 - 0/2 कितना आ गया? 5 एम्पियर. 4 वोल्ट यहां पर, 0 वोल्ट यहां पर. करंट बेटा रेजिस्टेंस में कहां से कहां था? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल. कितना? 10 - 0 सॉरी 4 - 0/2 बेटा कितना करंट आ गया? 2 एम्पियर. यहां पर करंट 2 एम्पियर तो यहां पर भी करंट 2 एम्पियर. गौर करना. 2 ओम है, ये 0 ये 10. करंट बेटा कहां से कहां आएगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल. कितना आएगा? 10 - 0/2 बेटा दैट कम्स आउट टू बी 5 एम्पियर. अरे 2 एम्पियर इधर जा रहा है, 5 एम्पियर इधर जा रहा है, तो पक्की बात है कि यहां से कितना आएगा? 7 एम्पियर. 7 एम्पियर. यहां 7 एम्पियर. सर अमीटर में से कितना करंट गुजर रहा है? 7 एम्पियर. सर लेकिन अमीटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 है. अबे रेजिस्टेंस भी तो 0 है. एंड 0/0 कैन बी एनीथिंग. इन दिस केस द एनीथिंग इज 7 एम्पियर. बल्कि हम तो यहां पर भी करंट बता सकते हैं. यहां पर भी हम तो यहां बता सकते हैं. कैसे? इधर से बेटा 5 एम्पियर गया, इधर से 7 एम्पियर गया. कहां से आया? यहां से आया होगा 12 एम्पियर. 7 और 5 12. यहां से यही 12 एम्पियर यूं आया होगा. दो एम्पियर यूं आया, 12 एम्पियर यूं निकल गया. तो पक्की बात है यहां पर कितना आएगा? 10 एम्पियर. 10 और 2 12. और तो सुनो, 5 यूं आया, यूं आया, यूं आया, यूं आया. 5 यूं आया, यूं आया. 5 और 5 कितना हो गया? 10. इट मेक सेंस. हालांकि इतना नहीं पूछा हमसे, सिर्फ उससे पूछा है कि अमीटर में से कितना करंट होगा. निकाल दिया अमीटर में से करंट कितना होगा. कितना होगा? 7. ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे सारी की सारी बातें. ठीक है बेटा, और भी खूब सारी प्रैक्टिस करते रहना. ठीक है.